वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी को दिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा। कहा, तरक्की की वजह से पूरे मुल्क में बदल रही है यूपी की शनाख्त। पुरानी सोच और तरीकों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है मुल्क। पीएम मोदी ने बदली हुई सियासत से रेवड़ी कल्चर को हटाने पर दिया जोर। कोरोना के खिलाफ मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम तारीख बनाने से एक कदम दूर। मुल्क 200 करोड़ डोज देने के करीब पहुंचा। वजीर सेहत ने कहा, पीएम मोदी की क़यादत में मंजिल हासिल करने में होंगे कामयाब। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज बुलाई कुल जमाती मीटिंग। पार्लियामेंट के कामकाज को आसानी से चलाने के लिए सियासी जमातों के ताउन पर दिया जाएगा जोर। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज नई दिल्ली में। मीटिंग में नायब सदर के उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। बीजेपी एनडीए में शामिल इत्तेहादी जमातों के लीडरों से भी करेगी बातचीत। अशिया की शदीद किल्लत का सामना करने वाले श्रीलंका ने भारत की मदद पर किया शुक्रिया का इजहार। श्रीलंका के वजीर तवानाई ने कहा, भारत है अब तक मदद करने वाला वाहिद मुल्क। श्रीलंका में 20 जुलाई को होगा नए सदर का इंतखाब। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु की शानदार कारकर्दगी जारी। सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की साइना कावाकामी को शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के गांव खेतेरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। 296 किलोमीटर के 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की तामीर पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे जदीद तरीन है और 7 अजला चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, अवरिया और इटावा से होकर गुजरता है। इससे मुकामी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर अपने खिताब में उत्तर प्रदेश की तरक्की की रफ्तार की तारीफ की। ये एक्सप्रेसवे यहाँ सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने के बाद मुकामी लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने इस सिलसिले में चंद लोगों से बात की। मोदी ने यहाँ जालौन में लोगों से आह्वान किया है कि घर घर में 1 महीने तक आज़ादी का महोत्सव मनाया जाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बुंदेलखंड से आइए, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप मोदी जी का इस आह्वान पर? माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि बुंदेलखंड में हम लोग 1 महीने तक आज़ादी अमृत महोत्सव मनाएंगे। हम लोग हर घर में यहाँ वीरों की गाथा है, वीरों का सम्मान है, यहाँ पे इनका सम्मान करना है, इनकी गाथाओं को याद करना है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत तेज़ बढ़ रही है, इन सब लोगों को आगे बढ़ाना है, इनको जोश बढ़ाना है। इसी संस्कृति के अंतर्गत हम आगे जोश बढ़ के काम करेंगे।
अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने कहा है कि रेवड़ी कल्चर से आपको सावधान रहना है, रेवड़ी कल्चर से, क्या बोलेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सावधान रहना हम लोगों को, क्योंकि जो है किसी के बहकावे में नहीं आना है और जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसी के आधार पर सब काम करना है सर। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पर आप एक फोर्ट सर्किट बनाओ ताकि यहाँ पे जितने भी किले हैं, झांसी के किले के अलावा कालिंजर का भी किला है, और उसमें युवाओं को आप सर्दियाँ हो तो बुलाओ ताकि वो उस पर चढ़ाई चढ़े, एक कंपटीशन हो, आपस में प्रतिस्पर्धा बने। वो कितना एक्साइटिंग लगा आपको? ये सर बहुत एक्साइटिंग है, युवा इसमें इंटरेस्टिंग होकर पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जालौन और बुंदेलखंड का टूरिज्म सेक्टर इससे बहुत डेवलप होगा। हम लोग जाएंगे और बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे इस पार्टिसिपेशन में शामिल होने के लिए। सर बढ़िया कदम है ये प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया। अच्छा, ये बताइए, एक्सप्रेस वे बनने से आपको क्या फ़ायदा होने जा रहा है? हमको जिस दूरी को हम लोग जो है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में पूरी करते हैं, हम 4 घंटे में पूरी करेंगे। हमको सुविधा है आधे समय की है। हम लोग कहीं से भी जाते थे, हम लोग परेशान होते थे। आज चित्रकूट हम लोग जाना, हम लोग 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगने वाली है। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जो हमको सौगात मिली है तो इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा और हम लोग उसमें नौकरी कर सकेंगे, रोजगार मिलेगा हम लोगों को, इकोनॉमी बूस्ट होगी उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोग ना सिर्फ एक्सप्रेस वे बनने से खुश हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए आएंगी उसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कैमरामैन आलोक के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, उरई, जालौन। और भारत कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मुल्क में टीके लगाने वालों की तादाद 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इस आदत-ए-शुमार को अबूर करने के बाद भारत चीन के बाद दूसरा मुल्क बन जाएगा जहां 200 मिलियन वैक्सीनेशन की गई है। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि हम पीएम मोदी की क़यादत में इस मुश्किल मंजिल को हासिल करने जा रहे हैं। भारत की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 1,99 करोड़ 69 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता रोज़ 20,98,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि अब तक 12 से 14 साल के बच्चों को 6 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत एहलकार, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों समेत मुस्तफ़ीदीन के शनाख्त शुदा ज़ुमरों को 5 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। और आयुष्मान भारत सेहत और फलाह बहबूद के मराकज़ ने लोगों को मेयारी सेहत खदमात फराहम करने के अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है। मरकज़ी वजारत सेहत की फ्लैगशिप ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सहूलत ने अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। ये रिकॉर्ड कामयाबी ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की मजबूत टेक्नोलॉजी का मुँह बोलता सबूत है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हुकूमत की आयुष्मान भारत सेहत और फलाह बहबूद मरकज स्कीम के तहत डॉक्टर से डॉक्टर टेली मेडिसिन सर्विस देही इलाकों और कम्युनिटीज में आम और खुसूसी सेहत की खदमात फराहम करता है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस कामयाबी पर एक ट्वीट के जरिए कहा कि अंत्योदय की ई संजीवनी 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन का फ़ायदा उठाया। मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहने वाले गरीबों को HWCS पर माहिर डॉक्टर के मशवरे हासिल कर रहे हैं। ई संजीवनी डिजिटल हेल्थ की बेहतरीन मिसाल, आप ऐप के ज़रिए भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। सियासी जमातों के इस इजलास का इनेकाद ऐवान के कामकाज को खुशउस्लूब तरीके से चलाने के लिए किया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने इतवार को ऐवान में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग भी तलब की है। इसी दिन हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों से ताउन हासिल करने के लिए ऑल पार्टी इजलास भी तलब किया है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास इसलिए अहम है कि इस दौरान सदर और नायब सदर का इंतखाब होना है। सदर का इंतखाब पीर को होगा और नायब सदर का इंतखाब अगले माह की 6 तारीख को होगा।
बीजेपी की पार्लिमानी बोर्ड की आज शाम मीटिंग होगी। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान की मौजूदगी में इस मीटिंग में नायब सदर के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। बीजेपी एनडीए में शामिल इत्तेहादी जमातों के लीडरों से बातचीत करेगी और उसके बाद एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। मुल्क के अगले नायब सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया। नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। और एनआईए अदालत ने आज उदयपुर में कन्हैयालाल कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को जेल भेज दिया। एनआईए हुक्काम ने गौस मोहम्मद, रियाज अतारी, फरहान मोहम्मद को 4 दिन की रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया। एनआईए ने अदालत को बताया कि इन तीनों से पूछताछ अभी ख़त्म हो चुकी है। अगर उसे इन तीनों या दीगर के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं या इससे पूछताछ की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें दोबारा रिमांड पर ले सकती है। बंद कमरे में जज ने तीनों मुलजिमीन और एनआईए हुक्काम की बातों को सुना। इसके साथ साथ दीगर मुलजिमीन आसिफ, हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम, मोहसिन खान पहले ही अदालती हिरासत में हैं। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में कांग्रेस के जरिए वजीर आजम मोदी का नाम उछाले जाने के ड्रामे का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी जी को कि द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर द लास्ट 16 years टू कीप द पॉट बॉइलिंग, obviously for ulterior design. All those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with the law. कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अपने अल्टीरियर डिजाइन, अपने षड्यंत्र के कारण, अपने मकसद के कारण पॉट बॉइलिंग अर्थात इस पूरे विषय को जीवित रखने का काम कर रहे थे और अतथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब समय आ गया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों के ऊपर भी कानून का सिकंजा कसे और इन लोगों को भी जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़े। संबित पात्रा ने कहा कि एसआईटी ने जांच के बाद जो रिपोर्ट जमा की है उसमें बहुत से हकायक सामने आए हैं। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। इट रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ, shocking facts have come to the fore after the SIT report in front of the court. संबित पात्रा ने कांग्रेस पर गुजरात की उस वक्त की हुकूमत को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। बीजेपी तर्जुमान ने कांग्रेस की क़यादत पर उस वक्त की गुजरात की क़यादत के खिलाफ साजिश का भी इल्जाम आयद किया। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। The driving force behind Ahmed Patel was his boss, सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें
किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और देही तरक्याती बैंक फेडरेशन लिमिटेड के जरिए मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम हर शोबे में तरक्की और शफाफियत के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सभी पैक्स को 2500 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइज किया जाएगा। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड सभी अकाउंटिंग की दृष्टि से ऑनलाइन हो जाएंगे और इससे पारदर्शिता के साथ पैक्स को चलाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। 5.2 लाख किसानों को हमने मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया है, 13 करोड़ किसानों में। ये हमारा काम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम संपर्क करें। इसकी सोसाइटी में पैक्स के अंदर जो किसान लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना चाहता है उसको हमारी बैंक के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आए। इस प्रकार की यंत्रणा हमने करी। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म बैंकों के पेश नजर नहीं बल्कि सेक्टर के पेश नजर काम होने चाहिए। केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे एनपीए को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, ये सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। इनको अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। रियासत में पहले ही औसत से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त वहाँ सैलाब की सूरत हाल है। दरियाए तापी में पानी की सतह बढ़ गई है, जबकि गोंडल में वेरी बांध से पानी ऊपर आ गया है। साथ ही कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बारिश और सैलाब की वजह से अब तक 93 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में लगातार मसरूफ हैं। नौसारी से वलसाड तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नौसारी में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से 30 लोगों को हवाई जहाज के जरिए मुंतकिल किया गया है। मामूलात के मुताबिक ये लोग चकली कावेरी नदी में फंस गए थे। गुजरात में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से नौसारी से वलसाड तक कई शहरों में सूरत हाल बेकाबू हो गई है और नीज दरिया पूर्णा और अंबिका नदियां तुग़यानी पर हैं। बारिश के बायस डांग में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। और वज़ीर आज़म की सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मरहलेवार ख़त्म करने की अपील के बाद माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वजारत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। CPCB ने इस सिलसिले में एक जामे रहनुमा खतूत तैयार किए हैं। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अशिया को मरहलेवार ख़त्म करने की न सिर्फ सख्त निगरानी की जा रही है बल्कि दुकानदारों और सार्फिन को भी इससे आगाह किया जा रहा है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। 1 जुलाई से माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की मरकजी वजारत के तहत आने वाले CPCB ने शनाख्तशुदा सिंगल यूज़ प्लास्टिक अशिया की तैयारी, दरामद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तकसीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें अफादियत कम और आलूदगी फैलाने की गुंजाइश ज़्यादा है। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई है वो इस तरह है: ईयरबड, गुब्बारा, कैंडी, आइसक्रीम, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के डब्बे, दावतनामा खत, सिगरेट के पैकेट,
शनाख्तशुदा अशिया की सप्लाई को महदूद करने के लिए कौमी, रियासती और मकामी सतहों पर हिदायत जारी की गई हैं। मैन्युफैक्चरर्स के सर्टिफिकेशन की सहूलत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। MSME के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। शहरियों की शराकत को अहल बनाने के लिए SUP पब्लिक ग्रीवेंस ऐप शुरू की गई है। आम शहरी भी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। प्लास्टिक तो बंद होना चाहिए। पूरा आगे इतना बुरा हाल हो रहा है जो वजह से मतलब कि जैसे लाइफ जिंदगी जी नहीं पा रहे, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। पर्यावरण पे असर पड़ना है वो तो पड़ेगा ही पॉजिटिव। दूसरा मुझे ये लगता है कई लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। तलबा, रज़ाकाराना तंजीमों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मकामी NGOs, CSO, NSS और NCC कैडेट, RWA मार्केट एसोसिएशन, कारपोरेट इदारों को आगाह किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। 1 तारीख से हमने कॉटन बैग चालू कर दिया, यहाँ लगा हुआ। मेरी गुजारिश है कि आप जो है सभी लोग जो है पन्नी को छोड़ करके पेपर का इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे इन्वायरमेंट हमारा बचेगा, काफ़ी जो है हद तक जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने हर सतह पर सिंगल यूज प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल को मरहलावार खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजिक इक़दाम किए हैं, लेकिन इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम का ताउन जरूरी है। मकामी सतह पर सिंगल यूज प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल के संगीन नताइज को भी समझना वक्त की जरूरत है। जहां एक तरफ दुकानदार अब प्लास्टिक के वस्तुओं का प्रयोग करने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी अपना सहयोग उसमें दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ जंग में आम आदमी भी सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में श्रीलंका में जारी हंगामा आराई के दरमियान गोटाबाया राजपक्षे के मुस्तैफी होने के बाद 20 जुलाई को मुल्क को नया सदर मिलने वाला है। 1978 के बाद पहली बार मुल्क के अगले सदर का इंतखाब आवाम के वोटों से नहीं बल्कि अरकान पार्लियामेंट की खुफिया राय शुमारी से होगा। स्पीकर महिंदा यापा अभिवर्धना ने कहा कि 225 रुकनी पार्लियामेंट 20 जुलाई को खुफिया राय शुमारी के जरिए नए सदर का इंतखाब करेगी। श्रीलंका में 1978 के बाद से पार्लियामेंट ने कभी सदर के इंतखाब के लिए वोट नहीं दिया है। नए सदर नवंबर 2024 तक गोटायापा राजपक्षे की बकिया मुद्दत के लिए ओहदा संभालेंगे। रानिल विक्रमासिंघे अगले हफ्ते होने वाले इंतखाब में रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में गैर मामूली माशी बहरान के दरमियान विक्रमासिंघे मई में वजीर आजम बने थे। विक्रमासिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNV को 2020 के पार्लिमानी इंतखाब में शिकस्त मिली थी। विक्रमासिंघे 1977 के बाद पहली बार कोई सीट जीतने में नाकाम रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सदर के ओहदे का अगला अहम दावेदार अहम अपोजिशन लीडर साजिद परिमादासा हो सकते हैं। परिमादासा की पार्टी SJB ने हर जगह विक्रमासिंघे की पार्टी को शिकस्त दी और 2020 में हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम पार्टी बन गई। SLPP से अलग होने वाले धड़े के दिलास अलाबिरोमा को भी मुकाबले में बताया जा रहा है। और अमेरिका में इस्कात हमल के कानून को बहाल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किए गए बिल को मंजूरी दे दी गई है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने इस्कात हमल से मुताल्लिक़ कानून के 2 टुकड़े मंजूर करने के लिए बुनियादी तौर पर पार्टी लाइन के साथ वोट किया। हालांकि 3 रिपब्लिकन ने भी ऐवान की तजवीज़ 8297 की हिमायत की, जो इस्कात हमल के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पहला बिल, जिसे सिर्फ डेमोक्रेटिक की मदद के साथ मंजूर किया गया, ख़वातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट पूरे मुल्क में इस्कात हमल को कानूनी हैसियत फराहम करेगा। दूसरा बिल एक रियासत के बजाय दूसरी रियासतों में इस्कात हमल करवाने वाली ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। डेमोक्रेटिक के कंट्रोल वाले ऐवान ने इसे 205 के मुकाबले 223 वोटों से मंजूर किया। वाज़ेह रहे कि ओयाहू में एक 10 साला लड़की के इस्मत दरी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इस मामले ने कौमी तवज्जो हासिल की, जिसे इस्कात हमल के लिए इंडियाना जाना जाता है। पेंटागन ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा ने ताइवान को तखमीना $108 मिलियन की फौजी तकनीकी मदद की मुमकिना फ़रोख्त को मंजूरी दे दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता रहा है। यही सबब है कि ताइवान बीजिंग से फौजी दबाव में इजाफे और उसकी सालमियत को कबूल करने के लिए मजबूर करने की शिकायत कर रहा है। ख्याल रहे कि अमेरिका के ताइपे के साथ सिर्फ गरीब रवाबित हैं, लेकिन अमरीकी कानून के मुताबिक वाशिंगटन को ताइवान को अपनी हिफाजत के लिए वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। पेंटागन ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने जजीरे के साथ रवाबित बढ़ाने का अहद लिया है। और थाईलैंड से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। ये वीडियो है नाखून नायक सूबे के खाओ याई नेशनल पार्क का, जहां एक हाथी का बच्चा एक बड़े से मेन हॉल में गिर गया है और पास में खड़ी उसकी मां उसे देखकर तड़पती रही। वो अपने 1 साल के बच्चे को इस हालत में देखकर इज़्तिराब का शिकार हो गई और बाद में बेहोश हो गई। इस दौरान जानवरों के डॉक्टर और नेशनल पार्क का अमला मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसका बच्चा बहिफाजत उसके पास पहुंच जाए। एक तरफ उसके बच्चे को गड्ढे से निकालने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ उसकी मां को होश में लाने की कोशिश। घंटों की मशक्क़त के बाद बिलाखिर दोनों को बचा लिया गया। अब दोनों को महफूज जंगल में छोड़ दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने सेमीफाइनल मैच में जापान की साइना कावाकामी को सीधे गेम्स में 21-15, 21-7 से शिकस्त दी। सिंधु ने ये मैच जीतने में सिर्फ 32 मिनट का वक्त लिया और कावाकामी के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।